हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप वो चैप्टर्स भी देख सकते हैं। इसके पहले लिंक आपको प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि वो दोनों चैप्टर्स इस चैप्टर से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, तो अगर आज आप पहली बार चैनल पे आए और ये लेक्चर देख रहे हो तो आप डायरेक्टली ये लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले 2 लेक्चर्स का कुछ भी आता हो, लेकिन फिर भी अच्छा होगा कि आप वो वाले लेक्चर्स भी देख लो ताकि आपको वो भी समझ आए। तो आज का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स को समझने के पहले हम लोग कुछ पुराना रिवाइज़ करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने 6th और 7th क्लास में पढ़ी थी। आपको याद होगा 6th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कर्व। ठीक है, तो एक कर्व और कुछ नहीं बल्कि सिंपल, अगर आप पेन पेंसिल लेके ऐसे कहीं पे भी लाइन या ऐसे कुछ भी बना देते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एक कर्व। ठीक है, अब कर्व्स में अलग अलग कैटेगरी के कर्व्स बनते हैं, जैसे कि ये सिंपल कर्व्स हैं सारे। ऐसे आपने सिंपल ऐसे कुछ भी बना दिया तो ये सब हमारे सिंपल मतलब कर्व्स हो गए। अब कर्व्स में 2 कैटेगरी बनती हैं। एक तो जैसे मैंने ये कर्व बनाया, तो ये जितने भी कर्व्स हैं ये सब हैं ओपन कर्व्स। और अगर मैं कुछ इस तरह के कर्व्स बनाऊं, ठीक है, तो ये सब आपको दिख रहे हैं कि बंद हो गए हैं, इनके अंदर एक एरिया इनक्लोज हो रहा है, ये सब बंद कर्व्स हैं। तो इन बंद कर्व्स को हम लोग बोल देते हैं क्लोज्ड कर्व्स। ये सारे हैं ओपन कर्व्स क्योंकि ये खुले हुए हैं, ये सारे हैं क्लोज्ड कर्व्स क्योंकि ये बंद हो गए। लेकिन ये खुले हुए हैं और ये बंद हो गए हैं, ये इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्लोज्ड कर्व की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि जब भी आप एक पॉइंट से कोई भी कर्व बनाना शुरू करो और बिना पेन को उठाए घूमते फिरते वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो ऐसे कर्व को हम लोग क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जबकि ओपन कर्व सिंपली ये है कि आप पेन लेके कैसा भी एक कर्व बना दो बिना पेन उठाए। ठीक है, पेन उठा दोगे तो 2 अलग अलग कर्व बन जाएंगे, पेन बिना उठाए बनाओगे तो एक कर्व बनेगा हमारे पास। तो ये तो हो गए हमारे ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व्स। अब अगर आपको पुराना कुछ याद आ रहा होगा तो कर्व्स के बाद आप लोगों ने पॉलीगन्स पढ़ा होगा। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अगर पॉलीगन की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, पॉलीगन्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि पॉलीगन वो सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक सीधी लाइन का एक सेगमेंट, मतलब एक हिस्सा। जैसे अगर ये बहुत बड़ी सी लाइन कोई होती, लाइन हमेशा इन्फिनिटी तक जाती है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं लूँ, लेट्स से इतना सा हिस्सा मैंने ले लिया, तो ये हो गया उसका एक लाइन सेगमेंट, उस लाइन का एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो अगर मैं कोई कर्व इस तरह की लाइन सेगमेंट से बनाता हूँ जो कि क्लोज्ड कर्व भी है, तो इस तरह के कर्व्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कर्व्स क्या हैं, ओपन कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व क्या है, और अब हमने देखा पॉलीगन्स क्या है। तो ये पॉलीगन आप सबको पता है, अगर चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग रिवाइज करते हैं कुछ पॉलीगन्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं। देखिए, जब भी आपको एक पॉलीगन बनाना होगा तब आपको मिनिमम 3 लाइन चाहिए होंगी। क्यों? क्योंकि 2 लाइन को कभी भी आप आपस में दोनों एंड से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको मिनिमम एक तीसरी लाइन तो चाहिए ही होगी। और आपको अगर याद आ रहा है तो 3 लाइन या फिर 3 साइड से बनने वाला एक पॉलीगन कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ऐसे ही 4 साइड से जो बनता है कुछ इस तरह का पॉलीगन। अब आपने 4 साइड से बनने वाले काफ़ी सारे पॉलीगन्स पढ़े हैं, जैसे कि आपने स्क्वायर पढ़ा है, आपने रेक्टेंगल पढ़ा है, हो सकता है आपने रोम्बस के बारे में भी सुना हो, और रोम्बस के अलावा पैरेललोग्राम। तो 4 साइड से बनने वाले बहुत सारे फिगर्स हैं, लेकिन इसको हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब होता है 4, इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और यही हमारा चैप्टर है, 4 साइड से बनने वाले फिगर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो 4 साइड वाले फिगर्स। ऐसे ही 5 साइड से बनने वाले जो पॉलीगन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड से जो बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। आपको बस इन सब के नाम याद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि डिटेल में हम लोग को सिर्फ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये सब भी गिवन है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ऐसे ही 7 साइड से जो बनता है पॉलीगन, इस 7 साइड से बनने वाले को आप बोलते हो हेप्टागन। ज़रूरी नहीं है 7 साइड्स ऐसे ही बने, आप कैसे भी 7 साइड्स बना सकते हो। ऐसे ही 8 साइड्स से जो बनेगा इसको आप बोलोगे ऑक्टागन। 9 साइड से जो बनेगा उसको आप बोलोगे नॉनेगन, और 10 साइड्स वाले को बोलोगे डेकागन। ठीक है, इनके फिगर्स नहीं मैं बना रहा हूँ, कोई भी 9 साइड की फिगर आप बना सकते हो, 9 साइड्स हो जिसमें, और 10 साइड्स वाले में 10 साइड की बना सकते हैं। तो ये सब हो गए हमारे बेसिकली पॉलीगन्स, जो हमने बेसिक पॉलीगन्स अभी तक आपने पढ़े हैं। एटलीस्ट डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो इनका नाम तो सुना ही होगा कि 4 साइड वाले को क्वाड्रिगल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर भी हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग कर्व्स पढ़ चुके हैं, ओपन कर्व्स क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। हम लोग पॉलीगन्स पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डायगोनल्स। तो डायगोनल क्या होते हैं, जैसे मैं क्वाड्रिलेटरल ही बना देता हूँ यहाँ पर। डायगोनल्स होते हैं कोई भी ऑल्टरनेट आने वाले पॉइंट्स, कॉर्नर्स। जैसे ये कॉर्नर, अगर मैं इन कॉर्नर्स को नाम दे दूँ A, B, C और D, तो कोई भी 2 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को, मतलब कि एक छोड़ के एक आने वाले कॉर्नर को, जैसे एक A है तो B छोड़ के C, अगर इन दोनों को मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगा तो जिस लाइन से मैं इनको ज्वाइन करूँगा इस लाइन को बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं B से ज्वाइन करूँगा तो C छोड़ के D तक जाएंगे हम लोग, तो B से D तक जाने वाले इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स जो एक कॉर्नर को छोड़ के 2 कॉर्नर्स को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो जो लाइन बनेगी उस लाइन को हम लोग बोलेंगे डायगोनल। तो स्क्वायर के देखो कितने डायगोनल बन रहे हैं, मैक्सिमम 2 ही डायगोनल बन रहे हैं, एक ये AC और एक ये BD। ऐसे ही अगर मैं पेंटागन बनाऊं, मतलब 5 साइड्स वाली फिगर, तो देखो, और नाम दे दूं इनको A, B, C, D और E। तो अब A से अगर मैं एक डायगोनल बनाऊंगा तो कहाँ तक बना सकता हूँ, B छोड़ के C तक, ऐसे बना सकते हैं। ऐसे ही A से एक और डायगोनल बन सकता है E छोड़ के D तक, तो एक डायगोनल A से D तक बन जाएगा। ठीक है, तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। ऐसे ही B से बनाऊंगा तो D तक बना सकता हूँ और E तक बना सकता हूँ, तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। C से बनने वाले देखो, एक C से E तक भी बन सकता है, C से A तक बन रहा है और C से E तक भी बन सकता है। तो सबसे 2 डायगोनल निकलेंगे, A से 2 निकले AD और AC, B से 2 निकले BE और BD, C से 2 गए CA और CE, D से भी 2 हैं DA और DB। हालांकि ये DA और DB सेम है AD और BD के, बस उसको कहने का तरीका बदल गया। अगर DA भी बोल सकते हो आप उसको चाहो तो, और AD भी बोल सकते हो चाहो तो। ऐसे ही E से 2 गए हैं EC और EB, ये भी सेम है CE और CB के, तो इनको 2 बार नहीं जोड़ेंगे, एक ही बार जोड़ेंगे। तो इस तरह से पेंटागन में काफ़ी सारे डायगोनल्स बनते हैं। तो डायगोनल की बेसिक डेफिनेशन यही है, जब भी मैं कोई 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर को ज्वाइन करता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक आने वाली। जैसे A के बाद यहाँ पर B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है और D के बाद E, तो A और B कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक आते हैं। ऐसे ही B और C एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं, C और D आपस में एक साथ आ रहे हैं, D और E आ रहे हैं, और E और A भी देखो लगातार हैं। तो A जो है वो C तक जा सकता है, A है जो D तक जा सकता है, क्योंकि ये इसके साथ लगातार नहीं आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है।
और हमारी डेफिनेशन क्या है डायगोनल्स की? डायगोनल्स की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स। कोई भी दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स के बीच में बनने वाली एक लाइन सेगमेंट को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। और मैंने डायग्राम्स के थ्रू ड्रॉ करके भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डायगोनल्स क्या होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हम लोग डायगोनल्स के बाद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डायगोनल से ही रिलेटेड है। जैसे 5 साइड का मैंने ये फिगर बनाया है, ये वाला, ऐसे ही 5 साइड का एक फिगर कुछ ऐसा भी बन सकता है, 1 2 3 4 और ये 5। तो पेंटागन ये भी है और पेंटागन ये भी है। क्यों? क्योंकि दोनों में 5 साइड्स हैं और एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है और लाइन सेगमेंट से बन रहा है। लेकिन अगर हम इसके डायगोनल देखें तो देखो इसके डायगोनल सारे इसके अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन इस फिगर में एक डायगोनल देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीच में एक ये कॉर्नर भी आ रहा है। तो एक डायगोनल यहाँ पर भी बन रहा है और ये डायगोनल अगर आप देखोगे तो इस फिगर के बाहर बन रहा है। तो जो ऐसी फिगर्स होती हैं जिसमें सारे डायगोनल्स अंदर बनते हैं, इन फिगर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और ऐसी फिगर्स जिनमें डायगोनल बाहर भी बन जाता है, सारे नहीं, अगर एक भी बाहर बन गया तो ऐसी फिगर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्केव पॉलीगन्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या है? एक ऐसी फिगर, एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे कर्व्स, जिसके सारे डायगोनल्स उसके अंदर लाई करते हैं। और कॉन्केव पॉलीगन एक ऐसी कर्व पॉलीगन है जिसके डायगोनल्स उसके बाहर भी लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया मैंने स्टैंडर्ड कि कॉन्केव पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन विद एटलीस्ट वन डायगोनल आउटसाइड द पॉलीगन। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट एक डायगोनल उसका इस पूरे पॉलीगन के बाहर बन रहा हो। और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन विद ऑल डायगोनल्स लाइंग इनसाइड इट। एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे डायगोनल्स जो हैं वो उसके अंदर ही लाई करते हैं, कोई भी डायगोनल बाहर लाई नहीं करता है। देखो अगली चीज़ हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स हमने पढ़ लिया, अब सेकंड लास्ट चीज़ है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन है जो कि इक्विलेटरल भी है, मतलब कि उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं, और इक्वी एंगुलर भी है, मतलब कि उसके अंदर बनने वाले साइड्स जो एंगल बनाएंगी वो सब भी इक्वल हैं। जैसे कि अगर मैं एक स्क्वायर बना दूँ और साथ ही साथ में एक रेक्टेंगल बना दूं, तो अब देखो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं। इक्वल साइड्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी भी साइड्स इक्वल हैं सब पे एक तरह का कट मार दो। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है कि ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, ये और ये वाली आपस में इक्वल हैं। चारों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, एक जैसी हैं, ये दोनों इक्वल हैं, एक जैसी हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों इक्वल हैं। तो स्क्वायर जो है वो इक्विलेटरल है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और जब भी सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उस फिगर को हम इक्विलेटरल बोलते हैं। लेकिन जब भी सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो हम उसको इक्विलेटरल नहीं बोलेंगे। तो ये एक इक्विलेटरल फिगर है पर ये नहीं है। अगर एंगल की बात करें तो आपको याद होगा स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और रेक्टेंगल की भी सारी एंगल्स जो बनती हैं वो 90 डिग्री बनती हैं। तो रेक्टेंगल भी इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर क्यों? क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं। और स्क्वायर भी इक्वी एंगुलर है क्योंकि इसमें भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं जो कि इक्वल है। तो स्क्वायर इक्विलेटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी है, लेकिन रेक्टेंगल इक्विलेटरल नहीं है, इक्वी एंगुलर है पर इक्विलेटरल नहीं है। तो स्क्वायर जो है हमारा ये एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन कहलाने के लिए एक फिगर को इक्विलेटरल भी होना होगा और इक्वी एंगुलर भी होना होगा, मतलब कि उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और उसके अंदर बनने वाले सारे एंगल भी। और एक रेक्टेंगल हमारा इरेगुलर पॉलीगन है क्योंकि ये इसकी साइड्स इक्वल नहीं है और ये इक्विलेटरल नहीं है, इक्वी एंगुलर है पर इक्विलेटरल नहीं है। ऐसे ही अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, मान लो मैंने एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाया है और मैं एक रोम्बस बनाऊं, ठीक है,
चलो पैरेललोग्राम देख लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, बस हम लोग इस रेक्टेंगल की इन दोनों साइड्स को थोड़ा ऐसे टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्लियर फिगर बना देता हूँ मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स अभी भी बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के और इक्वल हैं, ऐसे ही ये दोनों साइड इक्वल है। अब पैरेललोग्राम में क्या है, आप देख पा रहे होगे, ये एंगल बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और ये एंगल छोटा सा है। ऐसे ये एंगल भी छोटा सा है और ये एंगल बड़ा सा है। पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं होते। तो पैरेललोग्राम के केस में ना ही वो इक्विलैटरल है और ना ही इक्वी एंगुलर है, तो एक पैरेललोग्राम भी इर्रेगुलर है। ऐसे ही रोम्बस में क्या होता है कि वो इक्विलैटरल तो होता है, उसके साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे हमने इस रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्क्वायर से रोम्बस बनता है, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो रोम्बस में भी हमारा एक इर्रेगुलर पॉलीगन बनता है, क्योंकि उसमें एंगल्स सेम नहीं होते हैं। तो ये हमने देखा कि रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग ट्रायंगल के लिए पढ़ चुके हैं, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूल चुके होंगे, तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, इस ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 एंगल बनते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि इस ट्रायंगल के अंदर बनने वाले ये तीनों एंगल्स, चलो इनको अगर नाम दे दें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब अगर आप सारे एंगल्स को जोड़ दोगे तो इनका जो सम आएगा वो होगा 180 डिग्री। सारे एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री बनता है। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये देखो सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर बनने वाले एंगल्स, जो ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक ऐसी लाइन बना दूं तो इसके बाहर भी ऐसा एक एंगल बन सकता है, लाइन ना भी बनाऊं तो भी इसके बाहर भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल तो 2 तरह के हो गए हमारे पास, एक इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ये इंटीरियर एंगल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो कहती है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि यही एंगल सम प्रॉपर्टी एक क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारा चैप्टर है, उसके केस में हमें क्या देगी, ठीक है। अब देखो, अगर क्वाड्रिलेटरल के लिए निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि मुझे क्वाड्रिलेटरल के लिए निकालना तो आता नहीं है, लेकिन मुझे ट्रायंगल के लिए आता है। तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में ऐसे तोड़ सकता हूँ, कुछ इस तरह से। अब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल को नाम दे दूंगा। लेट्स से इसको नाम दिया ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी, डी, ई एंड एफ। सबको मैंने एंगल का एक नाम दे दिया। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसके एंगल्स क्या बन रहे हैं, ए, बी और सी। और ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मुझे 180 डिग्री देंगे, क्योंकि ये तीनों इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही इस ट्रायंगल के लिए डी, ई और एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये मुझे 180 डिग्री देंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के। ऐसे ही अगर मैं इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसके इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, देखो, एक एंगल है बी, एक एंगल है ई, एक एंगल है बी, एक एंगल है ई, और ये पूरा एंगल देखो क्या बन रहा है, एफ प्लस ए बन रहा है। मतलब ये पूरा एंगल है एफ प्लस ए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस एफ प्लस ए। ऐसे ही ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, सी प्लस डी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना आ रहा है, वही हमारे इसके इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा। अब इसको देखो शफल करके, मतलब आगे पीछे करके लिखूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और क्या बचा हमारे पास, डी, ई और एफ, तो प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। हम लोग शफल करके लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे 2 में 1 जोड़ो या 1 में 2 जोड़ो, आंसर 3 ही आएगा। तो ऐसे ही इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या आ रहा है, ए, बी और सी। अभी हमने देखा था कि ए, बी और सी 180 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही एंगल डी, ई और एफ कितना आ रहा है, एंगल डी, ई और एफ भी 180 डिग्री आ रहा है, डी, ई और एफ, ठीक है।
तो डी ई और एफ से भी 180 मिल गया, तो 180 प्लस 180 टोटल मुझे मिल गया 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी एक क्वाड्रिलेटरल के लिए, फॉर क्वाड्रिलेटरल, कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनने वाले जो भी एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स, का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल के केस में 180 था, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के केस में 360 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब कि इंटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आज काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। हमने पढ़े कर्व्स क्या होते हैं, क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। कर्व्स मतलब आप कहीं पे भी ऐसे पेन बिना उठाए लाइन खींच दो, कुछ भी ऐसे कर दो, उसको हम कर्व्स बोलते हैं। अगर आप जिस पॉइंट से कर्व बनाना शुरू कर रहे हो, घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो वो एक क्लोज्ड कर्व होता है। और अगर आप उस पॉइंट पे ना हो, ऐसे यहाँ वहाँ घूमते रहो, तो वो एक ओपन कर्व होता है। उसके बाद हमने रिवाइज किया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, मतलब कि जो कि लाइन सेगमेंट से बने हो। मतलब कि अगर मैं एक क्लोज्ड कर्व बनाऊँ सिंपल लाइन सेगमेंट से कुछ इस तरह से, तो इसको मैं पॉलीगन बोल दूंगा। फिर हमने देखा कि डायगोनल्स क्या होते हैं, कोई भी दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार ना आने वाले कॉर्नर्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो वो कॉर्नर्स, तो ये लाइन सेगमेंट्स डायगोनल कहलाते हैं। फिर हमने देखा कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन वो होते हैं जिनका एटलीस्ट एक डायगोनल, जैसे ये फिगर के लिए हम लोगों ने देखा था, जिनका एटलीस्ट एक या उससे ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम एक होना चाहिए डायगोनल, खुद फिगर के जो पॉलीगन बना हुआ है उसके बाहर लाई करता है। जैसे यहाँ पर ये बाहर लाई कर रहा है, तो वो होते हैं कॉन्केव। और कॉन्वेक्स होते हैं जिसमें सारे डायगोनल्स अंदर लाई कर रहे हैं। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स वो हैं जो बोथ इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर हों, मतलब कि उनकी सारी साइड्स भी इक्वल हों और सारे एंगल्स भी इक्वल हों, वो रेगुलर। और जो रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर, मतलब उनकी या तो साइड्स अनइक्वल हो या फिर एंगल्स। उसके बाद आखिरी में हमने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल्स के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और क्वाड्रिलेटरल के केस में, जैसा कि हमने ड्राइव कर लिया, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। सिंपल डेफिनेशंस थी सारी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो एक बार और अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना समझ आने लायक हो। बट फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में बताना कि आपको क्या नहीं समझ आया, मैं आपको दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।